और आज की कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। 18 अगस्त 2024 की सुबह छतरपुर के लवकुश नगर थाने में एक महिला ने अपने 26 वर्षीय बेटी अनामिका की गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद थाने से बाहर निकल रही थी। तभी लवकुश नगर एसडीओपी नवीन दुबे का फोन टीआई श्री सेन के मोबाइल पर आ गया। फोन पर उन्होंने कहा कि प्रेम सागर के पास सिद्धन पहाड़ी पर 2 जले शव मिलने की खबर है। मैं मौके पर पहुंच रहा हूं, तुम स्टाफ लेकर पहुंचो। सूचना पाते ही टीआई जब टीम लेकर सिद्धन पहाड़ी पर पहुंचे तब तक एसडीओपी श्री दुबे मौके पर पहले ही पहुंच चुके थे। पहाड़ी पर लोगों की भीड़ के बीच एक पेड़ के नीचे किसी युवक युवती के शव जली हुई अवस्था में पड़े थे। दोनों के शव एक साथ ताला लगी एक जंजीर के सहारे पेड़ से बंधे थे, ताकि आग लगने के बाद होने वाली जलन से उनमें से कोई भागकर दूर न जा सके। शव युवक युवती के थे, इसलिए प्रेम प्रसंग के साथ पहली नजर में पुलिस को लगा कि मामला हत्या अथवा ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस का मानना था कि प्रेमी जोड़ा एकांत में समय बिताने पहाड़ी पर आया होगा, जहां पीछे से उनके घर वालों के पहुंच जाने से यह वारदात घटी। शवों की पहचान का काम चल रहा था। तभी टीआई श्री सेन को अचानक थाने में हाल ही में दर्ज की गई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट याद आई। रिपोर्ट एक जवान युवती की थी जो कुछ दिनों से लापता थी। श्री सेन को शक हुआ कि यह वही युवती हो सकती है। उन्होंने तुरंत महोबा रोड के गड़ा गांव की निवासी अनामिका की मां को सूचना भिजवाई और घटना स्थल पर बुला लिया ताकि वे उसकी पहचान कर सकें। कुछ ही देर पहले अनामिका की मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने गौरीहार थाना क्षेत्र के खड्डी गांव के निवासी छोटू मिश्रा नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि उसने उनकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया है। मां का कहना था कि अनामिका और छोटू रात भर फोन पर बात करते थे, जिससे उन्हें शक था कि उनकी बेटी उसी के साथ गई होगी। एसडीओपी श्री दुबे को तुरंत समझ आ गया कि अगर मरी हुई लड़की अनामिका है तो उसके साथ जला हुआ लड़का छोटू मिश्रा हो सकता है। अब मामला साफ होने लगा था कि यह घटना अनामिका और छोटू से जुड़ी हो सकती है। जब अनामिका की मां मौके पर पहुंची और शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में कर दी तो खड्डी गांव से बुलाए गए युवक के परिजनों ने भी पुष्टि की कि अनामिका के साथ जला हुआ युवक छोटू ही है। लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जिन्हें प्रेमी जोड़ा समझ रही थी वे असल में फूफा और भतीजी थे। बहरहाल रिश्ता कोई भी रहा हो, खुद मृतका अनामिका की मां रिपोर्ट लिखाते समय ही छोटू मिश्रा पर शक व्यक्त कर चुकी थी। इसलिए पुलिस समझ गई कि छोटू और अनामिका के बीच फूफा भतीजी का रिश्ता होने के बाद भी अवैध रिश्ता था, जिसका यह परिणाम सामने आया है। अब पुलिस के सामने असली सवाल यह था कि क्या अनामिका और छोटू ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। इसी वजह से पुलिस की फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने बारीकी से जांच की। शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया। चूंकि अनामिका शादीशुदा थी, इसलिए उसका शव सतना जिले में रहने वाले उसके पति को दिया गया, जबकि फूफा छोटू का शव खड्डी गांव में उसके परिवार वाले ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर के एसपी अगम जैन ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्णय लिया। एसडीओपी लवकुश नगर नवीन दुबे के निर्देशन में लवकुश नगर थाने के टीआई प्रशांत सेन की अगुवाई में यह टीम मामले की गहराई से जांच करने के लिए गठित की गई। जांच शुरू करते हुए पुलिस ने सबसे पहले अनामिका और उसके परिवार से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। यह भी पता लगा लिया कि अनामिका और उसका फूफा छोटू आपसी रिश्ते की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली। इस जांच में खुलासा हुआ कि अनामिका और छोटू के बीच तो लगातार बातचीत होती ही थी, लेकिन इनके कॉल्स में एक तीसरा नंबर भी अक्सर जुड़ा रहता था, जिससे दोनों को बार बार कॉल किए जा रहे थे। एक और अहम बात यह थी कि जब भी इस तीसरे नंबर से कॉल आता तो दोनों के बीच में कभी एक के बाद एक और कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए तीनों की बातचीत होती थी। साथ ही हर बार इस तीसरे नंबर से कॉल आने के बाद अनामिका और छोटू के बीच बातचीत जरूर होती थी। इन सब से एसडीओपी लवकुश नगर को यह साफ हो गया कि मामले में इस तीसरे फोन नंबर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जांच में सामने आया कि यह नंबर रीवा के वरों गांव निवासी मोनू उर्फ अमर रजक का था। जब लवकुश नगर पुलिस ने मोनू की पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि 4 साल पहले वह लवकुश नगर में काम करता था। उसी दौरान मोनू और अनामिका की प्रेम कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। कई बार गांव के लोगों ने उन्हें जंगल में आपत्तिजनक हालत में भी देखा था। पुलिस को मुखबिरों से यह भी खबर मिली कि कुछ दिन पहले मोनू फिर से लवकुश नगर आया था
और उसने महोबा रोड स्थित अनामिका के घर पर हंगामा भी किया था। लेकिन उस वक्त मोनू को देखकर अनामिका घर से बाहर नहीं आई। बताया जाता है कि उस समय मोनू अनामिका के घर के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि वह रक्षाबंधन के बहाने अपने बच्चों को ससुराल में छोड़कर मायके में सिर्फ नए यार के साथ मौज मस्ती करने आई है। यह सभी जानकारी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए लवकुश नगर पुलिस की एक टीम तुरंत रीवा के लिए रवाना हो गई। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से मोनू उर्फ अमर रजक को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मोनू ने पहले तो एसडीओपी और टीआई लवकुशनगर को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने सच उगल दिया। मोनू ने स्वीकार किया कि 4 साल पहले अनामिका उसकी प्रेमिका थी, लेकिन अब छोटू के साथ संबंध में आने के बाद उसने मोनू को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अनामिका को वापस पाने के लिए मोनू ने उसे और छोटू को बदनाम करने की धमकी दी थी। अनामिका ने यहां तक कह दिया था कि वह अपनी जान दे देगी, लेकिन मोनू उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे कि अनामिका और छोटू मोनू की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए थे। इसलिए पुलिस ने मोनू के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले के बाद एक कहानी सामने आई। लवकुशनगर से महोबा की ओर जाने वाले रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसका नाम जुड़ा है। इसी गांव के एक दंपति की 3 बेटियों में अनामिका सबसे बड़ी थी। अनामिका बचपन से ही बहुत सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। किशोरावस्था में आते ही उसका रूप रंग और भी निखर गया, जिससे आसपास के गांवों के कई युवक उस पर मोहित होने लगे थे। इसी बीच संयोगवश अनामिका के माता पिता के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो गए, जिसके चलते उसका पिता परिवार को छोड़कर नागौद में रहने चला गया। इससे अनामिका पिता की देखरेख से दूर हो गई और उसकी दोस्ती गांव के युवकों से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जब अनामिका 16 साल की हुई तब तक उसने कई युवकों से दोस्ती की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगभग 5 साल पहले रीवा के वरों गांव का निवासी मोनू उर्फ अमर रजक नौकरी के सिलसिले में लवकुश नगर आया। एक दिन बाजार में उसकी नजर अनामिका पर पड़ी और वह उसे देखता रह गया। इसके बाद मोनू ने अनामिका का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां जहां अनामिका जाती, मोनू उसके पीछे पीछे घूमता रहा। अनामिका को अपने इस नए दीवाने पर दया आ गई, इसलिए उसने 1-2 बार मोनू की तरफ देखकर मुस्कान का जाल फैलाया। मोनू उस मुस्कान में उलझकर रह गया। शाम को वह अनामिका के पीछे पीछे उसके घर तक गया और फिर अगले दिन से गड़ा गांव के आसपास चक्कर लगाने लगा। इस दौरान अनामिका भी खिड़की पर खड़े होकर मोनू के दिल की आग को भड़काने लगी। मोनू को समझ में आ गया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, इसलिए एक दिन उसने मौके पर अनामिका को रोककर अपने दिल की बात कह दी। इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी तेजी से आगे बढ़ने लगी और जल्दी ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी कायम हो गए। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और अक्सर गांव के बाहर जंगल में अपनी दोपहर बिताने लगे। मोनू शादी के लिए तैयार था, लेकिन अनामिका जानती थी कि उनकी जातियों में बड़ा अंतर है, जिससे उनकी शादी नहीं हो सकती। अनामिका इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब उसकी मां ने सतना जिले के एक सजातीय युवक के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया, तो अनामिका ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए ससुराल जाने का निर्णय लिया। शादी के बाद अनामिका 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन मोनू के साथ उसके संबंध वहीं खत्म हो गए। जब भी वह मायके आती तो मोनू को खबर कर देती, जिससे मोनू रीवा से लवकुश नगर आकर अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताकर वापस चला जाता। गौरीहार थाने के खड्डी गांव में रहने वाला छोटू मिश्रा अनामिका का फूफा होने के बावजूद उसकी उम्र के करीब 26 साल का ही था। छोटू अक्सर अनामिका के घर आता जाता था, जिससे धीरे धीरे उसे अनामिका के गैर जरूरी रिश्तों की पूरी जानकारी हो गई। इससे उसका मन भी अनामिका की ओर खिंचने लगा। छोटू ने पहले रिश्ते को देखते हुए अपने मन को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अनामिका की सुंदरता के आगे वह हार गया और उसने उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। अनामिका को जब छोटू के मन की बात समझ में आई, तो उसने अपने फूफा को अपना दीवाना होते देख अपने पक्ष से थोड़ा ढील दी, जिससे जल्द ही उनके बीच भी शारीरिक संबंध बन गए। छोटू के पास रिश्ते का बहाना था, इसलिए वह बिना किसी रोक टोक के अनामिका के घर आता जाता रहा। रक्षाबंधन के मौके पर जब अनामिका मायके आई तो छोटू उसकी तरफ रोज आने लगा। अनामिका ने अपने बच्चों को ससुराल में छोड़कर अकेले आने का फैसला किया, ताकि उसे छोटू से मिलने में कोई परेशानी न हो और बच्चों की पढ़ाई के नाम पर जल्दी ससुराल वापस नहीं जाना पड़े।
इस तरह वह बेफिक्र होकर छोटू के साथ प्रेम सागर में डूबने लगी। वही रीवा में अनामिका का पुराना प्रेमी मोनू कब से रक्षाबंधन का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि राखी पर अनामिका मायके आएगी, इसलिए वह 4-6 बार उससे मिले बिना वापस नहीं जाएगी। लेकिन इस बार अनामिका का मन अपने फूफा के साथ लग चुका था। फूफा के साथ होने का एक फायदा यह था कि अनामिका को कहीं और मिलने के लिए नहीं जाना पड़ता था। दोनों घर में ही मौका निकालकर अपने मन को शांत कर लेते थे। इसलिए जब अनामिका मायके आई तो उसने अपने पुराने प्रेमी मोनू का एक बार भी याद नहीं किया और न ही उसे अपने आने की खबर दी। इससे परेशान होकर मोनू लवकुशनगर आया। यहां मोनू को अनामिका के मायके में होने की खबर सुनकर अजीब लगा कि आखिर उसने उसे खबर क्यों नहीं दी। अनामिका के गांव में मोनू के 1-2 मुखबिर थे जिन्होंने उसे बताया कि उसकी प्रेमिका इस समय अपने फूफा को खुश कर रही है। जब मोनू ने इस बात की सच्चाई की जांच की तो उसकी आंखें खुली रह गईं। लेकिन वह अपनी सुंदर प्रेमिका को ऐसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने फोन पर अनामिका को धमकाया कि अगर उसने अपने फूफा के साथ संबंध खत्म नहीं किए तो वह उसकी बदनामी कर देगा। इतना ही नहीं, उसने छोटू को भी फोन लगाकर धमकाया और अनामिका के साथ उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे छोटू डर गया, लेकिन इसके बावजूद अनामिका और छोटू अपने प्रेम की राह से हटने को तैयार नहीं थे। यह देखकर घटना से कुछ दिन पहले मोनू ने अनामिका के घर पर आकर बवाल किया। उसने अनामिका और छोटू के अवैध रिश्ते की जानकारी उसके ससुराल में फैलाने की धमकी दी। घरेलू विवाद के बाद अनामिका की मां ने बेटी के छोटू से मिलने पर रोक लगा दी, जिससे दोनों परेशान हो गए। चूंकि छोटू अनामिका का फूफा था, वह समाज में अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर मोनू लगातार उन्हें धमका रहा था। इस स्थिति से तंग आकर छोटू और अनामिका ने जान देने का फैसला कर लिया। 17 अगस्त की शाम को अनामिका एक होटल से सब्जी लाने का कहकर घर से निकली और सीधे प्रेम सागर पर अपने फूफा प्रेमी के पास पहुंच गई। वहां दोनों ने तालाब के पानी को हाथ में लेकर अगले जन्म में मिलने की कसम खाई। फिर वे सिद्धन पहाड़ी पर गए, जहां उन्होंने एक दूसरे से आखिरी बार प्यार किया। इसके बाद उन्होंने योजना बनाकर खुद को एक जंजीर से पेड़ से बांध दिया। जंजीर में ताला लगाकर चाबी दूर फेंक दी और खुद को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन लवकुशनगर पुलिस ने शवों की शिनाख्त के बाद जांच शुरू की और इस प्रेमी युगल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी मोनू रजक को सलाखों के पीछे भेज दिया। आज की दूसरी कहानी बिहार के पटना की है। इसी पटना में डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी का परिवार रहता था। 2001 में डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी ने रिमझिम से प्रेम विवाह किया था। रिमझिम चतुर्वेदी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले पर उनके परिवार वालों ने भी सहमति जताई, जिससे दोनों के रिश्ते को और मजबूती मिली। कुछ समय बाद रिमझिम और विश्वजीत पटना बिहार में रहने लगे। पहले उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। दोनों ने मेडिको केयर की दुकानें खोली, जो धीरे धीरे सफल हो गईं। विश्वजीत अब शहर के प्रतिष्ठित दांत के डॉक्टरों में गिने जाने लगे थे। उन्हें मरीजों के बीच लोकप्रियता दिलाई, जिससे उनकी प्रैक्टिस में भी तेजी से वृद्धि हुई। अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जिसमें पेशेवर सफलता के साथ साथ एक दूसरे का साथ भी था। उनकी पत्नी रिमझिम ने हेल्थ केयर ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और दुकान चलाती थी। इस प्रोफेशन में बेशुमार पैसे हैं, वह अच्छी तरह से जानती थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद रिमझिम का भी पार्लर अच्छा चल निकला था और उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे घर में आने लगे थे। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से खुश थे। फिर बाद के दिनों में श्री कृष्णपुरी इलाके में कृष्णकुंज अपार्टमेंट में रहने लगे थे। रिमझिम तंत्र विद्या में बहुत अच्छी थी और खुद को इस विषय में माहिर समझती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूनम इस बात को अच्छी तरह जानती थी। कहा जाता है कि रिमझिम ने तंत्र विद्या की मदद से कई लोगों की समस्याओं को हल किया था। जो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उसे सबक सिखाने से भी वह नहीं चूकती थी। बात 2019 की है। पूनम ने रोहित सिंह नाम के एक युवक को रिमझिम से मिलवाया। बताया कि वह काफी परेशान रहता है, इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं होती है। कोई ऐसा उपचार कर दो जिससे इसकी माली हालत में सुधार हो जाए और वह भी सुख की नींद सोए।
पूरी तन्मयता के साथ रिमझिम ने रोहित की कहानी सुनी और सहेली पूनम को यकीन दिलाते हुए कहा, अब यह मेरा मरीज है, मैं इसे खुद ही देख लूंगी। दूसरी तरफ रोहित उसे इश्किया नजरों से देख रहा था। यह देख रिमझिम मुस्कुराई, फिर अपनी आपबीती रोहित ने रिमझिम को सुना दी। रोहित सिंह मूल रूप से पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के जलपुटा का रहने वाला था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई और बहन थे। बहनों की शादियां हो चुकी थीं। अपने परिवार के साथ वे ससुराल में खुश थीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रोहित ने पटना में ही एक प्राइवेट फर्म में 50,000 रुपए महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मनचाही मिली नौकरी से रोहित बेहद खुश था, लेकिन उसकी किस्मत में यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह सकी। जिस काम में भी वह हाथ डालता था, काम बनने की बजाय बिगड़ जाता था, जिससे रोहित कर्ज में डूब गया। ऐसे में उसकी प्रेमिका पूनम सहारा बनी थी। 50,000 रुपयों में से 40,000 रुपए तो कर्ज के बढ़ जाते हैं, बाकी बचे 10,000 रुपए में घर चलाना होता है। इससे रोहित बहुत परेशान रहता था। दरअसल रोहित ने अपने क्रेडिट पर एक बड़ी रकम कारोबारी अपने बहनोई को दिलवा दी थी। बहनोई का कारोबार रफ्तार भी नहीं पकड़ पाया था कि एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। बहनोई की मौत से रोहित बुरी तरह टूट गया। इस चिंता में वह डूब गया था कि इतनी बड़ी रकम आखिर वह कहां से भरेगा। रिमझिम तंत्र साधना के लिए एक कब्रिस्तान में जाकर अपनी कलाई काटकर खून भी चढ़ाती थी। इस बात को उसकी सहेली पूनम जानती थी, तभी तो वह अपने प्रेमी रोहित को उसके पास लेकर आई थी। रिमझिम ने रोहित की परेशानियों को सुनकर उसे चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करने का मशवरा दिया। साथ ही 4 अलग अलग रंगों की शर्ट भी पहनने की सलाह दी। रोहित ने रिमझिम के कहे अनुसार काम किया। पहले दाहिनी कलाई में चांदी का कड़ा धारण किया और फिर चारों शर्ट को बारी बारी से पहना। कल तक परेशान रहने वाले रोहित के चेहरे पर कुछ ही दिनों में खुशियां झलकने लगीं। रिमझिम के टोटके और तंत्र मंत्र ने अपना असर दिखाया। उस दिन से रिमझिम के प्रति रोहित की आस्था बढ़ गई और दोनों के बीच में मधुर संबंध बन गए। भले ही रोहित और रिमझिम के बीच में मधुर संबंध बन गए थे, लेकिन पैसों के मामले में रिमझिम किसी से समझौता करने वाली नहीं थी। रोहित से पूजा पाठ के नाम पर वह कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 40,000 रुपए मांगती रहती थी, जबकि रोहित की माली हालत पहले से ही खराब थी। रिमझिम द्वारा आए दिन रुपए मांगने से वह परेशान रहने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रुपए कहां से लाए। रुपयों की मांग से रोहित और रिमझिम के रिश्तों में खटास आने लगी। रोहित को अब रिमझिम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके से उससे अलग हो गया। लेकिन रिमझिम भी कम शातिर नहीं थी। वह रोहित को इतनी आसानी से अपनी गिरफ्त से जाने नहीं देना चाहती थी। रिमझिम ने उसे धमकाया। उसके देवर की हाल ही में मौत हो गई थी। रिमझिम ने रोहित को बताया कि देवर ने उसकी बात नहीं मानी थी, तो उसने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। तुम भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रिमझिम की बात सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया। रोहित रिमझिम और उसके काले जादू से छुटकारा पाना चाहता था। रोहित अब डिप्रेशन में रहने लगा था। एक दिन रोहित चाय की दुकान पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहां उसके दोस्त कमल शर्मा, सूरज कुमार और पवन आ गए। तीनों को अपने पास देखकर रोहित चौंका। फिर कुछ देर तक वे आपस में गप्पे हाँकने लगे थे, लेकिन रोहित के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कमल शर्मा दोस्त रोहित को देखकर भांप गया था कि जरूर कोई न कोई बात है। फिर उसने उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। परेशान रोहित ने आखिर आपबीती दोस्तों से बता दी। सचमुच मामला काफी गंभीर था और जीवन से जुड़ा था। उसी समय रिमझिम का काम तमाम करने का फैसला उन सभी ने ले लिया। इसके लिए कमल शर्मा ने 2 शूटरों रंजीत कुमार और राहुल यादव को 4 लाख की सुपारी देकर तैयार कर लिया। रिमझिम की हत्या की सुपारी का पैसा खुद रोहित ने रिमझिम से जमीन खरीदने के बहाने धोखे से लिया था और उसी पैसे से उसी की सुपारी दे डाली थी। योजना के अनुसार 23 नवंबर 2021 की शाम 4:23 पर रोहित ने रिमझिम को फोन करके पूछा कि वह कहां है। इस पर रिमझिम ने बताया कि पार्लर में है। रोहित ने कहा, एक जमीन देख रखी है, वहां चल करके देखना कि बिजनेस के लिए अच्छी होगी या नहीं। आप भी साथ चलती तो मेरा काम बन जाता। रोहित ने अपनी बात कुछ इस अंदाज में कही कि रिमझिम चाह कर भी मना नहीं कर सकी और साथ चलने के लिए हामी भर दी। यही रोहित चाहता भी था। उसके जाल में रिमझिम फंस चुकी थी। उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। ब्यूटी पार्लर से निकली रिमझिम फिर कभी लौट कर नहीं आई।
योजना के मुताबिक रिमझिम को उसके पार्लर से लाने के लिए कमल शर्मा को कार लेकर उसके पास भेजा और दोनों शूटरों रंजित और राहुल यादव को नौबतपुर थाने के सुनसान पुनपुन बांध शेखपुरा भेज दिया था। घंटे भर बाद कमल शर्मा रिमझिम को साथ लेकर पुनपुन बांध शेखपुरा के पास पहुंचा, जहां रोहित और उसके दो दोस्त सूरज व पवन बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर चारों चौकन्ने हो गए। मौके पर कई लोगों को देखकर रिमझिम घबरा गई, मानो उसने खतरे को भांप लिया हो। रिमझिम ने रोहित से उस जमीन के बारे में पूछा जिसे देखने के लिए उसने बुलाया था। फिर रोहित ने एक जमीन दिखाई और जांचने के लिए उसकी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर रिमझिम को दी। मिट्टी देखकर रिमझिम ने कहा कि बिजनेस के लिए अच्छी है। इतना कहकर वह कार की ओर लौटने लगी। तभी अचानक वहां दो और युवकों को देखकर वह घबरा गई। दोनों में से एक युवक राहुल यादव के हाथ में पिस्टल थी। इससे पहले रिमझिम कुछ समझ पाती, पिस्टल उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली गले को चीरती हुई दूसरी ओर से निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। रिमझिम मर चुकी थी। शूटर रंजित और राहुल यादव उसी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए जिससे आए थे, जबकि रोहित सिंह, कमल शर्मा, सूरज कुमार और पवन कमल के कार में सवार होकर भाग निकले। रिमझिम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से पुलिस रोहित तक पहुंच गई। आखिर पुलिस ने रिमझिम चतुर्वेदी के कातिलों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मृतका की ननंद श्वेता पाठक ने आरोपियों के तंत्र मंत्र और काला जादू वाले बात को नकार दिया। उसने कहा कि पूनम ने रिमझिम से 35,30,000 रुपए का कर्ज ले लिया था, तो वहीं रोहित ने 30,90,000 रुपए उधार लिए थे। इसके अलावा अन्य आरोपियों ने भी उससे कर्ज ले रखा था। श्वेता पाठक ने कहा कि इन लोगों ने रिमझिम से लगभग 83 लाख रुपए कर्ज ले रखा था। रिमझिम इन लोगों से अपना पैसा वापस मांग रही थी। श्वेता ने बताया कि रिमझिम जिस किसी को पैसे देती थी उसका विवरण अपनी डायरी में दर्ज करती थी और स्टाम्प पेपर भी तैयार कराती थी। श्वेता पाठक ने पुलिस को एक स्टाम्प पेपर की फोटोकॉपी दी थी जिस पर पूनम को 5 लाख रुपए दिए जाने की बात लिखी थी, लेकिन उस पर रिमझिम के दस्तखत नहीं थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा और लालच व्यक्ति के रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिमझिम ने पैसों की मांग की, जबकि रोहित ने उसकी बातों में फंसकर खतरनाक कदम उठाया। रिश्तों में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह टूटता है तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। रिमझिम का तंत्र विद्या में विश्वास करना दिखाता है कि अंधविश्वास पर भरोसा करना गलतियों की ओर ले जाता है। सच्चे और ईमानदार संबंधों की नींव प्रेम और विश्वास पर होती है। आर्थिक दबाव और कर्ज से जुड़ी समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि अपराधियों को सजा मिलती है और पुलिस द्वारा सच्चाई को उजागर किया जाता है, जो न्याय प्रणाली पर विश्वास जगाती है। अंत में यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक तरीके से सामना करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।